हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। गॉस थ्योरम का डेरिवेशन, गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास अनंत लंबाई का आवेशित वायर है, चार्ज वायर है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होता है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो कैलकुलेट हम लोगों को करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे पास मान लो एक बहुत बड़ा वायर है। अब बहुत बड़ा वायर इनफाइनाइट क्यों माना जाएगा? तो यहां पर इनफाइनाइट वर्ड का मतलब यह है बच्चों कि जिस पॉइंट पर हम ऑब्जर्वेशन करने चल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है। मतलब यह है कि हमको मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जिसका डिस्टेंस लेंथ के कंपैरिजन में कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेंथ इनफाइनाइट है। तो यहाँ इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं हुआ कि वायर का एक सिरा धरती पर है, दूसरा सिरा आकाश पर है, ऐसा कुछ भी मत सोचना। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब यह है कि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसके कंपैरिजन में ये लेंथ बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, तो एक इनफाइनाइट लेंथ का मेरे पास वायर है, इसको एक समान यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया, मान लो पॉजिटिव चार्ज ही कर दिया गया। ठीक, अब इसके कारण किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है जिसका डिस्टेंस वायर से है स्मॉल आर। बच्चों, गॉसियन थ्योरम का उपयोग करने के लिए हमको गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ता है, गॉसियन पृष्ठ कंसीडर करना पड़ता है। और गॉसियन पृष्ठ की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? नंबर एक प्रॉपर्टी होती है कि गॉसियन जो सरफेस होता है वो गॉसियन सरफेस फाइनाइट लेंथ का होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड सिमेट्रिक होना चाहिए। थर्ड, उस पॉइंट से होकर के जाना चाहिए जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम अपना ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो ऐसा हो कि सभी चार्ज को कवर करके रखे, ढक करके रखे। ठीक है, तो पहला यहां पर जो प्रॉपर्टी है गॉसियन सरफेस की वो ये है कि फाइनाइट लेंथ होना चाहिए। जो चार्ज वायर है, चार्ज वायर है, वो तो इनफाइनाइट लेंथ का है, अनंत लंबाई का है। तो गॉसियन सरफेस कैसे फाइनाइट लेंथ का हो? उसे भी तो इनफाइनाइट लेंथ का बनाएंगे तभी तो कवर करेगा सभी आवेश को। तो एक प्रॉब्लम आ गई हम लोगों के सामने कि इनफाइनाइट वायर है, उसमें हम फाइनाइट लेंथ का गॉसियन सरफेस कैसे बनाएं। इस समस्या को समझने के लिए या कह सकते हो समस्या का समाधान करने के लिए हम इस पूरे वायर में से एक छोटा सा टुकड़ा कट कर ले रहे हैं। ठीक, ए बी, जिसका लेंथ एल मान ले रहे हैं। तो जब एल लेंथ मान लेंगे तो कम से कम इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एक और आ जाएगी कि जितना चार्ज पहले था इनफाइनाइट लेंथ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 चार्जेस हैं। ठीक, तो जब आप एल लेंथ ले लोगे ना तो जो चार्जेस की वैल्यू हो वो कम हो जाएगी। अब हो जाएगा 1 2 3 4। तो हमको इफेक्ट पड़ना है 11 चार्जेस के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि लेंथ आपने जब कम कर दिया तो चार्ज की वैल्यू कम हो गई। चार्ज की वैल्यू कम हो गई तो नेचुरल है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब इसे कैसे हम लोग समझाएं, इस समस्या को कैसे दूर करें। एक समस्या समाप्त हुई है, दूसरी समस्या आ गई।
तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग पिछले जो वीडियोज हैं उसमें से कुछ पढ़े गए तथ्य, कुछ पढ़े गए फैक्ट का यूज करेंगे। बच्चों अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने आपको समझाया था यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान रूप से आवेश का वितरण। हम आवेश को 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहां पर हम चार्ज को 1 डायमेंशनल में माने लंबाई की दिशा में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी यहां पर लाएंगे जिसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, तो मान लेते हैं इस वायर का लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी of this wire is lambda, यानी कि माना इस तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन किया जाता है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, आवेश बटे लंबाई। तो लंबाई हमको पता है, इस फार्मूले से हम लोग यहां पर कुल कितना चार्ज होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो L लेंथ पर चार्ज Q है बाई L, तो Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L। L लेंथ पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू L, जहां पर लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। तो चलिए 2 प्रॉब्लम दूर हो गया। अब गॉसियन सरफेस होगा कैसे इसे देखा जाए। तो सिमेट्रिकल सोचो, ऐसा सरफेस सोचो जो चारों तरफ से इस वायर को कवर कर ले, ढक ले। कैसा हो सकता है? तो चारों तरफ से अगर वायर को ढकने वाला सरफेस आप सोचोगे ना, तो आपको सिलेंडर सोचना पड़ेगा, आपको बेलन सोचना पड़ेगा। कुछ इस तरह से सोचो कि ये एक वायर है, देखना ध्यान से, बीच में एक वायर है, ठीक, सीधा वायर है जिसका L लेंथ हम लोगों ने उसमें से काट लिया, वो वाला वायर यहां पर है। अब इस वायर से सिमिलर डिस्टेंस पर आपको पॉइंट लेने हैं या ऐसा सरफेस कंसीडर करना है जो उस वायर को चारों तरफ से कवर कर ले। तो चारों तरफ से कवर करने के लिए हमको एक सिलेंडर ही बनाना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा शेप आप सोचोगे तो यह वायर को चारों तरफ से कवर नहीं कर पाएगा। यानी कि यहां पर जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होना चाहिए? सिलेंड्रिकल होना चाहिए, बेलनाकार होना चाहिए। ठीक, अब गॉसियन सरफेस अगर आपने समझ लिया तो यह भी देख लो कि इस गॉसियन सरफेस के पास कुल कितने पृष्ठ होंगे, कुल कितने तल होंगे। तो कितने तल होंगे? एक तो ये कर्व हो गया, वक्र तल हो गया, ठीक, दूसरा ये सरफेस हो गया और तीसरा ये सरफेस हो गया। ये सरफेस, प्लेन सरफेस दोनों एक लेंथ के, एक साइज के होंगे और ये हो गया हम लोगों का वक्र तल हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक, तो क्यों यहां पर हम लोग गॉसियन सरफेस को सिलेंडर मान रहे हैं, बेलन मान रहे हैं? क्योंकि वायर से सभी पॉइंट का, सरफेस के सभी पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, तो सिमेट्रिकल भी हो जाएगा और कवर भी चारों तरफ से उस वायर के एलिमेंट को कर दिया है ये सरफेस, जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चल रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको ये समझ में आ गया, और इससे समझ में आना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही कैलकुलेशन आप इजीली कर पाओगे। तो यहां पर आप सिलेंडर एक बनाओगे जिसका लेंथ वही होगा जो इस वायर का लेंथ था और रेडियस वही होगी जितना डिस्टेंस पर पॉइंट P था वायर से, यानी कि रेडियस R होगा, इस सिलेंडर का लेंथ L होगा। कितने सरफेसेस थे अभी बताया? कुल 3 सरफेस हैं। सरफेस नंबर 1 प्लेन है, सरफेस नंबर 2 प्लेन है, सरफेस नंबर 3 कर्व सरफेस है। अब सभी सरफेस पर आप सबसे पहले एरिया वेक्टर को पता लगाओ कि एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो एरिया वेक्टर के लिए आप यहां पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करो, उस पर एक परपेंडिकुलर, एक लंब रेखा खींचो,
बाहर की तरफ, 3D में हमेशा बाहर की तरफ। ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इसी तरह से नीचे वाले सरफेस को जरा देखो, एक एरिया कंसीडर करो, इस पर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ खींचोगे तो नीचे हो जाएगा, अंदर नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं जाना होता है 3D में। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। जो कर्व सरफेस है उस पर मान लो ये एरिया हो गया, तो कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन वायर के परपेंडिकुलर, तार के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो यहां पर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, इस सरफेस नंबर 2 पर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, सरफेस नंबर 3 यानी कि जो कर्व सरफेस है उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो वायर के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है। ये तो एरिया वेक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाएंगे कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट पर जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो मान लो यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा गया Q0, ठीक है। इस Q0 पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये प्लस चार्ज है, प्लस को रिपेल करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो जिस डायरेक्शन में रिपल्सन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां पर आप टेस्ट चार्ज सोचो कर्व सरफेस एरिया पर, तो जो टेस्ट चार्ज है प्लस Q0 उसको पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। और यहां पर सोचो एक टेस्ट चार्ज रख दिया गया, तो इस जगह का टेस्ट चार्ज, इस जगह का जो चार्ज होगा पॉजिटिव, इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसका भी डायरेक्शन यही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दो चीजें यहां पर देखा, एक एरिया वेक्टर किस किस डायरेक्शन में लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। और जब ये दोनों मिल जाएं तो समझो कि हम लोगों का मेजर पार्ट हो गया है, सारा कुछ फिगर में ही है। अब केवल थीटा कैलकुलेट करना है, एंगल कैलकुलेट करना है बिटवीन E एंड A वेक्टर। तो एंगल है क्या, फर्स्ट सरफेस जो ये था यहां पर एंगल 90 डिग्री है, देख ही रहे होगे। यहां दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पर एंगल 0 डिग्री है, यहां पर भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक। अब दूसरा स्टेप कैलकुलेशन का शुरू हो गया। हम लोग करेंगे क्या, अलग अलग सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। यानी कि इस जो फिगर बना हुआ गॉसियन सरफेस जो बना हुआ है, इस गॉसियन सरफेस से होकर के जाने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो जितने सरफेस हैं सबका अलग अलग निकाल करके ऐड कर देंगे, टोटल मिल जाता है, ठीक। तो फर्स्ट सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले सरफेस से, चूंकि यहां एलिमेंट की बात हो रही इसलिए इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E वेक्टर dA वेक्टर के डॉट को खोलेंगे तो cos थीटा आएगा। cos थीटा यहां पर थीटा 90 है फर्स्ट सरफेस के लिए, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो E dA cos 90 0, इसलिए पहले सरफेस से होकर के जाने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। पहला सरफेस है क्या, पहला सरफेस जो ऊपर की तरफ है ये वाला सरफेस, ठीक है, जो सर्कुलर है, इस सरफेस से होकर के जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई है 0। क्यों 0 आई है, क्योंकि वहां पर थीटा 90 है। उसी तरह से सेकेंड सरफेस, इस पर भी तो थीटा 90 है। तो एक बार कैलकुलेशन हो चुका है, वही चीज है, तो φ2 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं 0। जरा थर्ड सरफेस देखा जाए, यानी कि जो कर्व सरफेस है, जो वक्र तल है, वहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होकर के जाएगा, तो E dA cos वहां पर 0 हो जाएगा। यहां cos 90, यहां cos 90, यहां पर cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि हो जाएगा E dA। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसे बाहर करो, dA का इंटीग्रल, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है कुछ बच्चों को यहां समझ में ना आए, तो आराम से पहले इसे देखिएगा। इंटीग्रल का मतलब होता है बच्चों जोड़ दो, ऐड कर दो, सम कर दो,
ठीक है, किसको सम करो, जो छोटा छोटा टुकड़ा लिए हो ना उसी को ऐड कर दो। तो किसका छोटा छोटा टुकड़ा लिए हैं, ये जो कर्व सरफेस है ना, सरफेस नंबर 3 की बात हो रही है, कर्व सरफेस है, जो वक्र सरफेस है, इसके छोटे 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 टुकड़े को जोड़ो। तो जब हम छोटा छोटा टुकड़ा जोड़ेंगे तो यही तो सरफेस बनेगा, कर्व सरफेस बनेगा, उसी का एरिया। यानी कि इंटीग्रल ऑफ डीए का मतलब हो गया उस गॉसियन सरफेस का जो वक्र तल है, कर्व सरफेस है, उसका एरिया। ठीक, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे एरिया को आप ऐड करोगे तो इसका कर्व सरफेस बनेगा, वक्र पृष्ठ बनेगा, इसी का एरिया। यानी कि इंटीग्रल ऑफ डीए यहां पर हो जाएगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एच, यहां पर एच की जगह पर एल हो जाएगा। ये अलग अलग सरफेस का निकल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कुल कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, सम कर लेते हैं। तो φ1 0, φ2 0, φ3 की वैल्यू थी E इंटू 2 पाई आर एल। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया E इंटू 2 पाई आर एल। अब जिन बच्चों को गॉस थ्योरम समझ में आया होगा वो यह भी सोच सकते हैं कि गॉस थ्योरम की सहायता से भी तो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लोग बच्चों यही करते हैं, एक बार सभी सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रल मेथड से, और फिर वही वैल्यू निकालते हैं गॉस थ्योरम से। तो चलो गॉस थ्योरम से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम यानी कि गॉस प्रमेय के अनुसार टोटल फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज हम लोग क्यों माने थे, क्यू का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू माना गया था, यहां पर कैलकुलेट किया गया इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसका हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स क्यू की वैल्यू और फाई की वैल्यू रख दो। फाई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करे हैं E इंटू 2 पाई आर एल 1/ε0, और क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आई है लैम्डा एल, एल से एल कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। इसे याद कर लेना, न्यूमेरिकल इसका बहुत ही आसान होता है बच्चों, डायरेक्ट वैल्यू दिया होता है, आप वैल्यू रख लेना, कैलकुलेशन हो जाएगा। अब ये जो ई वैल्यू आई हुई है, यह ई वैल्यू चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी तो हमको बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये वायर पॉजिटिव चार्ज्ड है, धन आवेशित है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वायर के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर निगेटिव चार्ज होता तो ये परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होता, वायर की दिशा में होता। अगर पॉजिटिव है तो वायर से दूर है, पॉजिटिव डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और अगर निगेटिव है तो अंदर की तरफ होगा। तो इस ई वेक्टर का डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो चार्ज वायर है वो पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर निगेटिव है तो इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बच्चों इसे नोट कर लेना, फिर अभी इसमें से कुछ और भी चीजें हम लोग समझेंगे, जल्दी से नोट करिए, फिर कुछ और चीजें इसी हेडिंग में समझा जाए ई के संबंध में। ठीक, फिगर ही महत्वपूर्ण है, गॉसियन सरफेस अगर आप समझ जाते हो तो फिर कैलकुलेशन करना आसान होता है। सभी सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट कर लो, टोटल कर लो, और फिर गॉस थ्योरम से निकाल लो, दोनों की इक्वल कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। जहां पर ये जो लैम्डा है ना वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। चलिए इसे मिटा रहे हैं हम। तो जो E की वैल्यू आई है, अब उस फार्मूले को देखा जाए,
कि फार्मूला कहता क्या है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इस फार्मूले से हमको ये मिल रहा है कि जो E है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी बच्चों को अभी यहां पर ये याद आ रहा हो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला था 1/4πε0 Q/r²। तो अगर पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है कोई भी है, आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर वायर है तो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, देख लेना ध्यान से, केवल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमको ये मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है जैसा कि पॉइंट चार्ज में होता है। यानी कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज वायर है तो उसका बिहेवियर पॉइंट चार्ज के बिहेवियर से भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक, अब अगर हम ग्राफ ड्रा करें इसका तो क्या होगा। ग्राफ ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ साथ कम हो रही है। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक, एक चीज ये भी ध्यान में रखना, अगर आर की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट पर चले जाएं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इनफाइनाइट तक जाना होगा, इसलिए यहां पर पैरेलल लाइन रखते हैं। ठीक, और अगर आर की वैल्यू आप 0 रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, तो यहां पर भी दोनों को पैरेलल रखते हैं। तो यहां पर शुरू में और लास्ट में समांतर होना चाहिए। तो ये हो गया कर्व बिटवीन E एंड R। यानी कि जैसे जैसे हम R को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी वैल्यू कम होगी। अगर इसको सोचना क्या लिख रहे हैं, लेम्डा की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। ये लेम्डा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व था। तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों, अगर 0 से ज्यादा है तो बस आपको परेशान नहीं होना, आपको ये सोचना है कि ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है अगर 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कह रहा है या निगेटिव चार्ज के लिए कह रहा है। तो लेम्डा की वैल्यू होती Q/L। ठीक है, लेंथ तो पॉजिटिव ही लेते हैं, Q पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए, चूंकि 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होने के लिए चार्ज को पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लेम्डा ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि जो वायर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, धन आवेशित है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यदि लेम्डा ग्रेटर देन 0, देन E का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, बाहर की तरफ। और अगर लेम्डा की वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब निगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन दोनों सिचुएशन में वायर के परपेंडिकुलर ही बाहर की तरफ होगा, वायर के परपेंडिकुलर ही अंदर की तरफ होगा। तो ये टॉपिक आज का खत्म हो गया कि अगर इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। अब बच्चों इसी वीडियो में हम लोग यह भी पढ़ लें कि अगर मेरे पास एक इनफाइनेटली लार्ज चार्ज्ड सीट है, ठीक है, सीट का मतलब कोई प्लेट है, आवेशित प्लेट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट, लेकिन वो इनफाइनाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन सीट। सीट कैसा रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा, वो दोनों चीजें अंडरस्टूड हैं। ठीक है, अनंत विस्तार इसका भी रहेगा, एक जैसा आवेशित रहेगा। ठीक है, तो चलिए
समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास एक अनंत विस्तार का, लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, ठीक, एक अनंत विस्तार का कोई चादर है, कोई प्लेट है, ठीक है, जिसको समान रूप से हम लोगों ने आवेशित करा। जब तक हम बच्चों फिगर बना रहे तब तक ये सोचते रहना कि यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चूंकि अभी हमने वायर का पढ़ाया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन किस किस डायरेक्शन में हो रहा है। क्या एक ही डायरेक्शन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या एक के साथ एक डायरेक्शन और यूज कर रहे हैं, मतलब दो डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक डायरेक्शन होगा तो डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, दो डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिफाइन करना पड़ेगा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसको बना रहे होगे मेरे साथ, तो आप देखो एक्स एक्सिस पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वाई एक्सिस पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि यहां पर एक डायरेक्शन का यूज नहीं करेंगे, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन दो डायरेक्शन में है, इसलिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमको लानी पड़ेगी जिसका डिफिनीशन होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक। तो यहां पर एक नई क्वांटिटी आएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या कहते हैं उसे हम लोग अभी बाद में देखेंगे। अब फिर से वही चीज आ गई जो इनफाइनाइट लेंथ के वायर के साथ समस्या थी ना, वो समस्या इसके साथ भी होगी। क्योंकि अब हम गॉसियन सरफेस के बारे में सोचेंगे, तो गॉसियन सरफेस सोचेंगे तो गॉसियन सरफेस इनफाइनाइट साइज का हो जाएगा, उसे इनफाइनाइट होना नहीं चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इसके लिए हम करेंगे क्या कि इसमें से एक छोटा सा एरिया कट कर लेंगे। अब बच्चों छोटा सा एरिया कट करेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सर्किल शेप का ही हो, वृत्ताकार ही हो, आप आयताकार भी कट कर सकते हो, ठीक है। इसका टोटल एरिया, जो हिस्सा हम लोगों ने कट किया है, इसका टोटल एरिया मान लेते हैं ए है। वायर वाला ही दिमाग में रखते रहिएगा। वायर में जब आप लेंथ छोटा सा लिए थे तो चार्ज की वैल्यू कम हो गई थी, तो यहां पर एरिया छोटा सा, इसका छोटा सा एरिया ले लिए तो जो चार्ज की वैल्यू होगी इस पूरे सीट की तुलना में कम ही चार्ज रहेगा, ठीक। तो कितना चार्ज होगा इसको निकाला जाए, तो इसके लिए हम लोग कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लाएंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सीट इज सिग्मा। माना इस प्लेट के लिए आवेश घनत्व, इसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक। तो अब क्या करो ना कि एक पॉइंट कंसीडर करो जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं इस सीट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है। अब यहीं से अपने इमेजिनेशन पावर को लाओ, ये जो पॉइंट P है ये कैसा हो सकता है, कहां हो सकता है। इसके लिए फिर से मेरे पास एक मॉडल है, जरा देखना। चूंकि वो 2D फिगर है, वास्तव में हम लोग 3D में समझने की कोशिश करें। मान लो एक अनंत लंबाई का एक सीट है, ठीक है। इसको यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली हम लोगों ने चार्ज कर दिया दोनों तरफ से, ठीक। अब इस पे से एक छोटा सा एरिया ले लिया गया। ये सर्कुलर भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, आप आयताकार भी ले सकते हो। इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, तो इससे r डिस्टेंस पर हम इधर भी पॉइंट ले सकते हैं और पीछे भी तो पॉइंट ले सकते हैं। यानी कि ये जो P पॉइंट होगा r डिस्टेंस पर सरफेस के आगे की तरफ और r डिस्टेंस पर सरफेस के पीछे भी हो सकता है, सिमेट्री। तो यहां से r डिस्टेंस पर ठीक एक पॉइंट और होगा P, ठीक। दो पॉइंट क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ से इसके ऊपर चार्ज है, दोनों तरफ से ये आवेशित है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करो। तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के लिए ऐसा सरफेस सोचो जो इस एरिया को, यहां पर जितने चार्ज हैं उसको कवर कर ले। तो कुछ ऐसा हो,
देखो कवर कर लिया, ठीक। लेकिन पीछे भी तो था, तो पीछे भी कवर करना चाहिए, यानी कि इस तरह से दोनों तरफ का कवर हो जाना चाहिए। सारा चार्ज उसके अंदर जो भी है, जो हम लोगों ने कंसीडर किया है, उसको कवर कर लेना चाहिए। तो कुछ इस तरह का अगर आप देख रहे होगे तो जो सीट है वो बीच में है और दोनों तरफ हम लोगों ने गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक। ये गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बेलनाकार अब भी है, देख लो बीच में, ठीक। ये उसका प्लेन सरफेस, पीछे वाला प्लेन सरफेस, और जो आपके सामने अब दिख रहा है ये उसका वक्र तल हो गया, कर्व सरफेस हो गया। तो यहां पर भी गॉसियन सरफेस जो होगा वो एक बेलन जैसा होगा, जिसका डिस्टेंस सरफेस से r इस तरफ, r इस तरफ, यानी कि टोटल लेंथ हो जाएगा 2r, ठीक। अच्छा, ये जो कवर किए हुए हैं ना प्लेन सरफेस, इसका एरिया वही होगा जो इसका एरिया था, जिसको हम लोगों ने कंसीडर किया था। तो इसको हम लोगों ने माना था a, तो इसका भी एरिया a ही होगा, ठीक। तो a एरिया का ये गॉसियन का प्लेन सरफेस हो जाएगा। इसका भी सरफेस प्लेन, जो सरफेस बना हुआ गॉसियन सरफेस का, वो भी a होगा, चूंकि हमने a एरिया को कवर किया है। तो अगर आपने इसको समझा तो चलो इसी चीज को वहां इमेजिन करो, वो 2D फिगर है। तो एक बार फिर से देखना, ये अनंत विस्तार का एक सीट है, एक समान रूप से आवेशित है। इसका एक छोटा सा एरिया लिया गया, ठीक, जिसमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे इस क्वांटिटी की सहायता से, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सहायता से। अब इसको कवर किया जाए, तो इसको कवर करने के लिए जिस पॉइंट से, P पॉइंट मान लो यहीं कहीं आसपास है, तो P पॉइंट से ऐसे रखे हमने, कवर हो गया। लेकिन ये सामने वाला तल कवर हुआ ना, पीछे भी तो चार्ज था, तो इसको कवर करने के लिए सेम उसी साइज का पीछे भी करें, तो कुछ इस जैसा होगा। यानी कि एक सिलेंडर होगा जिसके बीच में से ये सीट होकर के जाएगी, और सिलेंडर का जो लेंथ होगा, r डिस्टेंस आगे r डिस्टेंस पीछे, यानी कि 2r होगा। कितने सरफेस होंगे गॉसियन सरफेस पर? 3 सरफेस अब भी होंगे, चूंकि बेलन अब भी है, सिलेंडर अब भी है। एक प्लेन सरफेस, दूसरा प्लेन सरफेस, और तीसरा ये कर्व सरफेस हो गया, जिसका टोटल लेंथ हो गया r + r 2r। चलिए, अगर आप ये समझ गए तो कुछ और आगे बढ़ते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो ये सिलेंडर हो गया, वही जो अभी समझाएं उसको फिगर में ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलेंडर का टोटल लेंथ हो गया r + r 2r हो गया, ठीक। अब जब ये हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पता लगाना होगा कितना सरफेस है, 3 सरफेसेस हैं। 3 सरफेस अगर हैं तो हर सरफेस पर आपको ये पता लगाना होगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए छोटा छोटा एरिया मानो, इस पर परपेंडिकुलर लंब रेखा खींचो। लंब रेखा हमेशा 3D में बाहर की तरफ होगा। इस पर भी एक खींचो, एरिया एलिमेंट DA बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस पर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, इस पर इस डायरेक्शन में। इस पर अगर कहीं ले लेते हो तो इस डायरेक्शन में होगा, एकदम ठीक जैसे अभी वायर वाला था, इसलिए वायर वाले के साथ इसको पढ़िएगा ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक। परपेंडिकुलर हो जाएगा यहां पर भी। तो जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ड्रा करते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए आप एक छोटा सा चार्ज रखते हो, टेस्ट चार्ज रखते हो। तो मान लो यहाँ टेस्ट चार्ज रखे हो, तो ये पॉजिटिव सीट इसको पॉजिटिव को रिपेल करेगा, बाहर की तरफ धक्का लगाएगा, तो ये हो गया ई वेक्टर का डायरेक्शन। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज आप सोचो, तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव के द्वारा रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा, दूर धक्का लगाएगा, ये हो गया ई वेक्टर का डायरेक्शन। यहाँ पर भी ई वेक्टर का डायरेक्शन यही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर थीटा इक्वल टू कर्व सरफेस पर थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, प्लेन सरफेस पर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब तो कम से कम ये समझ गए होंगे कि जहां पर एंगल 90 बन जाता है E और DA के बीच में, वहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। तो इस कर्व सरफेस पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वहां पर 0 वैल्यू रखेंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक। तो 2 सरफेसेस मेरे पास बचे, एक प्लेन यहां पर, एक प्लेन यहां पर। याद आ रहा है ये प्लेन सरफेस क्या थे, जो आगे और पीछे ढके गए थे, वो वाले सरफेस है। इसको हम सरफेस नंबर 1 मान ले रहे हैं,
इसको सरफेस नंबर 2 मान ले रहे हैं। सरफेस नंबर 3 जो था कर्व वाला था वो तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 है, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चलो सबसे पहले उसे डिफाइन करते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया, इससे पहले वाले में चार्ज पर यूनिट लेंथ था, एकदम एक ही जैसा डिफिनीशन चल रहा है। जब वॉल्यूम पर होगा तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, यहां से Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। देयरफॉर Q इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फर्स्ट सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होकर के जाएगा, इंटीग्रल वाले फार्मूले से कैलकुलेट करिए। E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है तो इसे जब खोलेंगे तो लिखेंगे कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू इस सिचुएशन में है 0, तो कॉस 0 रखा जाए। कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल E डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, E कांस्टेंट, बाहर एकदम वायर का सिचुएशन ही चल रहा है। ठीक, इंटीग्रल ऑफ डी ए यहां पर क्या होगा यह बताने से पहले सोचिएगा कि वायर के सिचुएशन में क्या था। वायर के सिचुएशन में कर्व सरफेस का एरिया था। ठीक, यहां पर यह जो है φ1 इसका है, जो यहां सर्कल बन रहा है इसका है। अच्छा, अगर आपने उस जो अभी मॉडल आपको दिखाया था उसको देखा होगा, तो जरा इमेजिन करो कि ये जो आपके सामने है, जिस एरिया के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसका एरिया ए है। ठीक, तो इसको जब हम कवर करेंगे तो ये जो प्लेन सरफेस आपके सामने है इसका एरिया कितना होगा। चूंकि हम इसको ही कवर कर रहे हैं इसलिए इस प्लेन का एरिया वही होगा जिस एरिया को हम लोग कवर किए हैं। तो चूंकि इसका एरिया ए है तो इस प्लेन का एरिया भी ए ही होगा। तो यहां पर जो हम लोग इंटीग्रल लिखेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी ए। ठीक, तो हर जगह 2 पाई आर एल नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, E इंटू ए। चलिए φ2 की बात करते हैं। φ2 यहां पर ये जो कर्व सरफेस है ना उसका 0 हो गया cos 90, इस पर बात करते हैं। φ2 इंटीग्रल डी ई डी ए कॉस, यहां पर एंगल कितना होगा, यहां पर भी 0 होगा तो cos 0 लिख सकते हैं, या कह सकते हो सेम वही वैल्यू आएगी तो यहां पर भी आ जाएगा ई ए। नेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, φ1 प्लस φ2 यानी कि 2E A, इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो एक मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब हम ये कैलकुलेट करने चलेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम से कितना होगा। सिमिलर ऑब्जर्वेशन, सिमिलर कैलकुलेशन गॉस थ्योरम से भी कैलकुलेट करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अनुसार गॉस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, टोटल जो फ्लक्स है वो गॉसियन सरफेस में प्रेजेंट, तो गॉसियन सरफेस के अंदर इतना ही तो चार्ज था जिसकी वैल्यू हम लोग माने हैं क्यों, गॉसियन सरफेस में प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 नॉट होता है। और फाई टोटल की वैल्यू आई है 2E हो गया Q/ε0। देयरफॉर E इक्वल टू हो जाएगा Q/2ε0A। इसमें देखना R नहीं आया हुआ इस फार्मूले में, तो अगर R नहीं आया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है वो R पर डिपेंड नहीं करता है। इस सीट के आसपास हर पॉइंट पर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, जैसे ये सीट है, आप पॉइंट यहां भी रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वही आएगी, यहां भी रखोगे, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ये सीट। जबकि वायर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा था, वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डिस्टेंस के अनुसार घट रहा था। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, Q की जगह पर Q की वैल्यू रख दो, तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा A/2ε0A, A से A कैंसिल,
इक्वल टू हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू प्लेन सीट, लेकिन सीट इनफाइनेटली लार्ज है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इसकी भी नोट करिए, फिर इसका डिस्कशन किया जाए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक, और कैसा होगा वो तो हमने आपको बता दिया। चूंकि आर पर डिपेंड नहीं कर रहा इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सीट क्या उत्पन्न करता है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चूंकि इसकी जो वैल्यू है वो आर पर डिपेंड नहीं करती है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए यह एक समान विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, नोट करते रहेगा, हम समझा भी रहे हैं कि अगर यह सीट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सीट के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, इस साइड भी ई वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक। और अगर निगेटिव है तो अंदर की तरफ होगा, एकदम वायर ही की तरह। तो अगर आपसे पूछ ले कि अगर सिग्मा की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, तो 0 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा दोनों तरफ। और अगर सिग्मा की वैल्यू 0 से कम है, यानी कि ये जो चार्ज है वो निगेटिव है, 0 से कम का मतलब निगेटिव, तो निगेटिव होगा तो सीट के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये तो वही चीजें हो गई जो वायर में थी। वायर में और सीट में केवल एक डिफरेंस है कि वायर में डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा था, जबकि यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, समान विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। अभी इसको खत्म ना मानना, इसको और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब अगर नोट कर लिए हो तो इसे मिटाते हैं और 2 प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास 2 प्लेन सीट हो तो क्या हो, ठीक। तो फार्मूला आपके सामने है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 कहो या एप्सिलॉन नॉट कहो। मान लेते हैं मेरे पास एक ही जैसे आवेशित समान रूप से चार्ज 2 प्लेट है। इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसका भी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, माने एक ही जैसे आवेशित है। तो अगर इसे आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने बोर्ड को इन 2 लाइनों की सहायता से 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। ये रीजन नंबर 1 हो गया, ये रीजन नंबर 2 हो गया, ये रीजन नंबर 3 हो गया। अलग अलग रीजन में चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं और उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं कि ई की वैल्यू क्या होगी और ई का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले रीजन 1 देखते हैं, पहला क्षेत्र। चलिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो वही होगा, चूंकि अगर कोई सीट है तो उसके कारण हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही डेवलप होगा, तो वैल्यू तो सेम होगा। डायरेक्शन जरा देखते हैं। तो डायरेक्शन पता लगाने के लिए आप जिस भी पॉइंट पर कंसीडर कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखो। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये ए सीट है, ये बी सीट है, तो यहां पर ए सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। बी सीट भी तो पॉजिटिवली चार्ज है, धन आवेशित है ना, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज को, तो इसका भी डायरेक्शन बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका भी डायरेक्शन ई ए के डायरेक्शन में होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में इसलिए जोड़ दिए गए। किसी आवेशित प्लेट के कारण कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आती है वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, भले ही दूरी ज्यादा हो गई हो लेकिन ये तो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो जो इसके कारण होगा, ए सीट के कारण होगा, वही बी सीट के कारण भी होगा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आप ऐड कर लोगे, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया ई रीजन 1 में। रीजन 3 पर देख लो, क्योंकि ये दोनों बाहर बाहर ही हैं, हो सकता है दोनों की वैल्यू सेम है।
अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ए और बी दोनों जो सीट हैं उससे बाहर की तरफ होगा। रीजन थर्ड पर भी चलो सेकंड लिख दिए तो सेकंड पर कैलकुलेशन करो, कोई पॉइंट कंसीडर करो। मान लो यहां पर टेस्ट चार्ज Q0 है, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये जो सीट नंबर 2 है, बी है, इस पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि सेकंड रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EA माइनस EB। ए के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बी के कारण भी चूंकि डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता तो बी के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हो गया 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आया कि अगर दो आवेशित प्लेट हैं समान रूप से तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक, इस साइड भी देख लो, रीजन थर्ड, तीसरे क्षेत्र में क्या होगा? यहां कोई पॉइंट ले लो तो ए इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, बी भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो इसी के इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ होगा तो इसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगा, इस तरफ बाहर की तरफ होगा। यहां पर फर्स्ट रीजन में बी से ए की तरफ और थर्ड रीजन में ए से बी की तरफ होगा, वैल्यू वही आएगी, चूंकि डायरेक्शन सेम है तो EA प्लस EB करेंगे, वैल्यू रखेंगे, यानी कि थर्ड रीजन में E की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, यानी कि दोनों साइड, प्लेट के दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, लेकिन अंदर की तरफ उसके दोनों प्लेटों के बीच में किसी भी पॉइंट पर, चूंकि डिस्टेंस पर नहीं निर्भर कर रहा है ना, इसलिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। तो इसे नोट करिए, लेकिन ये ध्यान में रखना कि ये जो सिचुएशन है इसमें दोनों प्लेट एक समान रूप से आवेशित हैं, एक ही जैसे आवेशित हैं। ठीक, अगर एक जैसे आवेशित नहीं होते तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 यूज करा जाता। अगर मान लो कि प्लेट अलग अलग अपोजिट चार्ज हैं लेकिन समान रूप से सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, यानी कि चार्ज डेंसिटी सिमिलर है लेकिन अपोजिट चार्ज है, एक पर प्लस सिग्मा है दूसरे पर माइनस सिग्मा है। देखते हैं इस सिचुएशन में क्या होगा। ये सीट ए हो गया, सीट बी हो गया, इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी समान है लेकिन विपरीत है, अपोजिट है। रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड में कंसीडर करा जाए, रीजन थर्ड में देखा जाए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यह निगेटिव चार्ज है तो ऋण प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा EB का डायरेक्शन। ठीक, तो रीजन फर्स्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EA माइनस EB, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, दोनों कैंसिल हो गया। अगर समान आवेश है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों निगेटिव निगेटिव चार्ज है, तो अंदर दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज हैं, एक समान रूप से लेकिन विपरीत आवेशित हैं, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। रीजन फर्स्ट में 0 आया, रीजन थर्ड में भी 0 आएगा, क्योंकि मान लेते ये कोई पॉइंट है तो ये प्लस प्लेट यहां पर रखे हुए टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की तरफ धक्का लगाएगा, निगेटिव आवेशित प्लेट अपनी ओर आकर्षित करेगा। चूंकि E की वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो जो वैल्यू EA का होगा इस प्लेट के कारण वही वैल्यू EB के कारण भी होगा, यानी कि दोनों इक्वल होंगे जैसे इस सिचुएशन में था। तो रीजन थर्ड में भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। आप ये कह सकते हो कि अगर समान आवेशित प्लेट के बीच में पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अगर
समान रूप से विपरीत आवेशित है, दोनों प्लेट का चार्ज डेंसिटी सिमिलर है, लेकिन अपोजिट अगर चार्ज है तो इन प्लेट के बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होगी। लेकिन अगर कोई पॉइंट इन दोनों प्लेट के बीच में है, रीजन सेकेंड, तो क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल कराएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, निगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EA प्लस EB सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो दोनों EA और EB का डायरेक्शन निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल का भी डायरेक्शन होगा निगेटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा, ई वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक, तो यहां पर देखना कि दोनों सिचुएशन एक दूसरे के विपरीत रिजल्ट दे रहे हैं। अगर विपरीत आवेशित प्लेट है तो बीच में वैल्यू मिलेगी निगेटिव से डायरेक्शन में, जिस प्लेट की तरफ निगेटिव हो उस डायरेक्शन में मिलेगा, यानी कि प्लस से निगेटिव की तरफ होगा वैल्यू क्या डायरेक्शन। और आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ प्लेट के बाहर जितने भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन अगर समान प्लेट है, एक जैसे आवेशित प्लेट है, तो अंदर जीरो होगा, बाहर आपको वैल्यू प्राप्त होगी। इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद वाले लेसन में जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पर यहीं से स्टार्ट ही होगा। ठीक, तो ये पॉइंट याद होना चाहिए, याद तो सब होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इससे बहुत आते हैं। किस डायरेक्शन में होगा, कितनी वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान आते हैं, बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं मिलते हैं बच्चों। ठीक, तो आशा करते हैं हमेशा की तरह कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो थोड़ा सा एक बार और देखिएगा। ठीक, हो सकता है कहीं पर कुछ आप मिस कर दिए हो, तो आप दोबारा देखोगे तो अवश्य समझ में आएगा। और फिर अपने बुक का हेल्प लेते हुए, किसी भी राइटर की बुक हो आपके पास, NCERT की बुक हो, उसका हेल्प लेते हुए अपने नोट्स को जरूर बनाइएगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।